Good morning to everyone. Now we are going to start the next topic, that is the solutions of Schrödinger equation. अब हम Schrödinger की equations के कुछ solutions निकालेंगे. हर पर्टिकुलर केस में Schrödinger की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हम उन स्टेप्स को कंसीडर करेंगे. ओके, तो आवर फर्स्ट solution for Schrödinger equation is if a particle in moving in one dimensional box. अगर कोई पार्टिकल एक वन डायमेंशनल बॉक्स में गति कर रहा है तो उस मूव करते हुए पार्टिकल के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होगी और उस श्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा. लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल हैविंग मास m and this particle is moving along one dimensional. I am taking direction to be parallel to the x axis. हमने एक वन डायमेंशनल बॉक्स को कंसीडर कर लिया. इस तरह से हमने पार्टिकल की मोशन को कंस्ट्रेंट कर दिया, यानी कि हमने एक वन डायमेंशनल बॉक्स कंसीडर किया वेयर x टू बी 0 एंड x टू बी a. ये x इक्वल्स टू 0 है, दिस इज x इक्वल्स टू a. पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 के आगे जो है वो मूव करेगा. नाउ बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स, बॉक्स का मतलब हम उस पार्टिकल को एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर कन्फाइन करें. दिस एक्सिस कॉरेस्पॉन्ड टू द पोटेंशियल एक्सिस एंड दिस वी एक्स इज गोइंग टू बी इंफिनिटी एंड एट एक्स इक्वल्स टू ए अगेन द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी इंफिनिटी. इसका मतलब कोई भी पार्टिकल जो है वो इस पर्टिकुलर 0 से a रीजन के अंदर कन्फाइंड है. बॉक्स की विड्थ जो है वो a है और पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है. डू रिमेम्बर, जैसे ही ये पार्टिकल मूव करते हुए इस वॉल के पास में जाएगा, क्योंकि इस वॉल पर इनफाइनाइट पोटेंशियल लग रहा है, इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा. बिकॉज द फोर्स इज माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स. ये हमने एरेनफेस्ट की थ्योरम में भी पढ़ा था. अब ये मूव करता हुआ पार्टिकल जैसे ही इस वॉल के पास में आएगा, अगेन क्योंकि इधर इनफाइनाइट पोटेंशियल लग रहा है, फिर से इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा और पार्टिकल फिर से इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा. इसका ये मतलब हुआ कि पार्टिकल जो है वो पार्टिकल हमेशा 0 से a के बीच में कंस्ट्रेंट रहेगा. ना तो पार्टिकल इस a वॉल को पार करके इधर आ सकता है, ना ही इसके इस तरफ जा सकता है. इसका मतलब स्टेप पता चल गया. हमें सबसे पहले पोटेंशियल को डिफाइन करना है. हाउ वुड वी डिफाइन द पोटेंशियल? पोटेंशियल को डिफाइन करना है. इसका क्या मतलब हुआ? दैट पोटेंशियल विच इज फंक्शन ऑफ x इज 0 इन बिटवीन x एंड a. 0 से a के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तभी पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है. लेकिन दिस पोटेंशियल इज इंफिनिटी एट x लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a. लाइन पर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो रहा है और इसके इधर लेस देन 0 पर भी पोटेंशियल इनफाइनाइट है. पार्टिकल किसी भी हालत में इज इनफाइनाइट एट ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, यानी कि पार्टिकल इस वॉल को क्रॉस करके भी कभी इधर नहीं आ सकता. यानी कि श्रोडिंजर इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप है हमें हमेशा पहले पोटेंशियल को डिफाइन करना है. ठीक है, तो हमने ये पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया. देखिए, क्योंकि इन बिटवीन 0 टू a द पोटेंशियल इज 0 और इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल पार्टिकल हमेशा फ्रीली मूव करता है. ये मैंने आपको बताया था. जब भी उसकी टोटल एनर्जी के अंदर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का टर्म होता है, दैट इज p²/2m. लेकिन अगर पार्टिकल किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव करता है तो टोटल एनर्जी is sum of kinetic energy and the potential energy, जिसे हम p²/2m प्लस vr से देते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखते हैं. लेकिन क्योंकि इस 0 से a रीजन के बीच में पार्टिकल पे किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा है, इसका मतलब 0 से a के बीच में पार्टिकल फ्रीली मूव करता है. ओके, नाउ आवर सेकेंड स्टेप इज आपको वेव फंक्शन को डिफाइन करना है. ठीक है, तो वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें श्रोडिंजर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, क्योंकि पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन लिखनी है. दैट इक्वेशन इज, नाउ इन आवर केस द पोटेंशियल इज 0, हेंस अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है. दिस आयोटा एच का डेल शाई बाय डेल टी, हमें आपको ध्यान होना चाहिए ये एनर्जी ऑपरेटर है. इसे हम लिख सकते हैं ई शाई माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 शाई बाय डेल एक्स. इट वुड बी 2me अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस ऑफ डेल
टू शाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल को मैंने डी से रिप्लेस कर दिया क्योंकि सिर्फ वन डायमेंशनली है, ठीक है। ऑन फर्दर सॉल्विंग वी वुड गेट डेल टू शाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस twice of me upon h cut square psi is 0. Okay, now I am taking this 2me upon h cut square to be a square. We would get, इसे आपको सॉल्व करना है, we would get auxiliary have calculated the solution of this Schrodinger equation, hence we would get this. ठीक है, इसे आप ध्यान दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब हमने दो चीजें डिफाइन कर दी। सबसे पहले हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया एंड अवर सेकेंड वन इज द वेव फंक्शन विच इज टू बी एनालाइज्ड, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। नाउ अवर स्टेप थर्ड वुड बी, आपको क्या करना है, अब इस कांस्टेंट a और कांस्टेंट b के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आवर थर्ड स्टेप वुड बी कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट a एंड कांस्टेंट b। और b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस ध्यान में होनी चाहिए। ओके, हमारा बॉक्स जो है दैट इज x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a के बीच में कन्फाइंड है। डू रिमेंबर एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पर नहीं हो सकता। इसका मतलब शाई एट x इक्वल्स टू 0 वुड बी 0 को, यही बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 में लगानी है। देखिए आपको क्या मिलेगा, 0 a cos k, x की जगह आपको 0 लगाना है, प्लस b साइन के, x की जगह फिर से आपको 0 लगाना है, a टू बी 0। ओके, यानी कि हमने एक कांस्टेंट a की वैल्यू तो निकाल ली। तो अपना वेव फंक्शन जो है, द वेव फंक्शन वुड बी ओनली b साइन के एक्स। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। क्यों? क्योंकि हमने a की वैल्यू तो 0 कैलकुलेट कर दी है, तो हमारा वेव फंक्शन जो बचा है वो सिर्फ यही बचा है। नाउ अवर स्टेप फोर्थ इज वी हैव टू कैलकुलेट दिस कांस्टेंट b। इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे। would get 0 to a b square sine square kx dx to be 1. Do the required integration. We would get hence our wave function is square root of 2 by a sine kx. This is our required wave function and we have easily solved the Schrodinger equation for a particle moving in a one dimensional box. हमने उसी Schrodinger equation की मदद से constants निकाले और फिर हमने उस individual constant की वैल्यू को कैलकुलेट करके हमारे पास में फाइनल श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से आ गया। तो आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी पार्टिकल, किसी भी प्रॉब्लम के वेव फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो निकालना है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन एंड द स्टडी अबाउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन इज ई शाई माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू शाई बाय डेल एक्स स्क्वायर है। डू रिमेंबर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अंदर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m के साथ साथ में पोटेंशियल का टर्म भी आता है, बट इन आवर केस क्योंकि पोटेंशियल 0 है, इस वजह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सिर्फ माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m की फॉर्मेट में ही रह जाता है। दिस इज नोन एज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है, दैट वुड बी दिस, हेंस इट वुड बी नोन एज द आइगन फंक्शंस। ओके, नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ k, अब हमें फिर से k के वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। हम बाउंड्री कंडीशंस को लगाएंगे। द बाउंड्री कंडीशन सेज दैट एट x इक्वल्स टू a the wave function is 0. Do remember the figure, this is x equals to 0 and this is x equals to a. Again at x equals to a the wave function is 0 because it has the potential to be infinity.
psi a would be √2/a, x इक्वल्स टू a, यानी इस इक्वेशन में आपको x की जगह a पुट करना है, sin ka. Using the boundary condition, it is 0, hence it goes to be 0. So we would get sin ka to be 0, so that ka is sin inverse 0. We would get it to be n pi. Okay, hence the k is n pi upon a. Okay, now substitute the values. So our required eigenfunction would be sin n pi x upon a. This is the eigenfunction for the particle moving in a one-dimensional box. ओके, नाउ अगेन डू रिमेंबर, जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ में हमेशा एक डी ब्रॉगली एसोसिएटेड वेव रहती है, और उस वेव के प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू को हम 2π/λ से डिनोट करते हैं, और अभी हमने कैलकुलेट किया दिस के टू बी nπ/a. इसका ये मतलब हुआ दैट द रिलेशन बिटवीन द लैम्डा एंड a टू बी, ओके, is n is an integer that can be 0, 1, 2, 3, 4, but in our case n cannot be 0. Why? If we substitute 0 here, we would get psi x to be 0. That is impossible. ये तो हमने 0 से a के बीच में वेव फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट किया है. अगर हम n की वैल्यू 0 रख देते हैं तो वेव फंक्शन 0 आता है, जो कि गलत होगा, क्योंकि पार्टिकल 0 से a के बीच में तो एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब इन आवर केस n वुड बी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, अब हमें उसी वेव फंक्शन को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है. तो हमारे पास में रिलेशन था दैट लैम्डा इक्वल्स टू 2a/n. हम n की वैल्यू को 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 होगी तो लैम्डा वुड बी इन्फिनिटी. दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा पार्टिकल 0 से a के बीच में तो डेफिनेटली कन्फाइंड है, इसीलिए n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. ओके, नाउ इफ आई पुट n टू बी 1, we would get a to be λ/2. इसका मतलब इस बॉक्स की विड्थ के अंदर हाफ वेवलेंथ कवर हो रही है. We have drawn for n equals to 1 the half wavelength like this. Okay, now if I put n to be 2, we would get 2a upon 2, hence λ equals to a. इसका मतलब बॉक्स की विड्थ के अंदर एक पूरी वेवलेंथ कवर हो रही है. तो देखो, हमने पूरी एक वेवलेंथ को कवर करते हुए ड्रॉ कर दिया. सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 3, 1.5 वेवलेंथ इज टू बी कवर्ड. तो हमने 1.5 वेवलेंथ को कवर करते हुए ड्रॉ कर दिया. अब आप ध्यान दीजिए, हमेशा बॉक्स की दीवारों पर हमें नोड्स मिल रहे हैं. ओके, तो इसका मतलब जब भी पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव करेगा तो हमेशा वॉल्स पे हमें नोड्स मिलेंगे. नोड्स का मतलब होता है नो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स, जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट 0 मिलता है. दीज आर द नोड्स पॉइंट. ओके, नाउ दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन फंक्शन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2/a sin n pi x upon a. Okay, this is our eigenfunction corresponding to a particle moving in one-dimensional box. And now we are going to represent the probability amplitude of for this wave function. Okay, n equals to 1. The probability amplitude comes to be like this. अब आपको इस डायग्राम को ध्यान से देखना है. देखिए, द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड डेंसिटी जो है, इसका मैक्सिमम कर्व हमें this maximum peak is going to be coinciding at a/2. इसका ये मतलब हुआ कि फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी कि ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के बॉक्स के मिडल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमें मैक्सिमम मिलेगी. ओके, फॉर ग्राउंड स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल वुड बी मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स. ओके, नाउ द सेम फॉर इफ एंड फॉर n इक्वल्स टू 2, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में अगर वो पार्टिकल मूव हो जाता है तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व कुछ इस तरह से मिलता है. अब इस कर्व को आप ध्यान से देखिए, a/2 पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू 0 आ रही है, जबकि रेदर देन a/2 हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम आ रहा है. इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल के
सेंटर पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, जबकि पार्टिकल अदर देन सेंटर्स हमें मिलेगा, दैट वुड बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, एंड सो ऑन फॉर n इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात ये है कि पास में जो बॉक्स है वो 0 से a के बीच का बॉक्स है, जिसका डायमेंशन 0 से a के बीच में है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बॉक्स के अंदर पार्टिकल के कहीं भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम और एक कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी होती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। हम और n इक्वल्स टू 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल जो है वो बॉक्स के एग्जैक्टली सेंटर में हमें मिलेगा। फॉर एक्साइटेड स्टेट सेंटर में नहीं मिलकर कहीं और मिलेगा, और इसी तरह से। इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स के अंदर डेफिनेट कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। Okay, now we are going to calculate the eigenvalues. So, using the boundary condition, we have already proved that the Ka is n pi. Calculation solution start किया था, तब हमने ये consider किया था that the Schrödinger equation is in this form. Okay, where this 2me upon h cut square is going to be k square. Okay, so the K is basically 2me upon h cut. Okay, now substitute this value here, get like this. Hence further solving we would get e to be n square pi square h cut square upon 2m a square of, since h cut is h upon 2 pi, so in the terms of h we would get the energy to be n square h square upon 8m a square. ओके, नाउ का ये मतलब हुआ कि जब भी पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव करता है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a के बीच में पार्टिकल मूव करता है, तो हमेशा एक डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज हमें मिलती है, कोई कंटिन्यूअस वैल्यूज हमें नहीं मिलती है। एज E1 इज h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, E2 इज 4h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, E3 is 9h square upon 8m square and so on. By the formula En, that is n square h square upon 8ma square. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि बॉक्स की रेंज के अंदर बाउंड हुए पार्टिकल की एनर्जी हमेशा क्वांटाइज होती है, और इसी वजह से पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम भी डिस्क्रीट ही मिलता है। Okay, now the minimum energy is for n equals to 1. This minimum energy would be termed as 0 point energy for this particular case. इस particular case के लिए the minimum energy 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, इसीलिए ये मिनिमम अमाउंट की एनर्जी को ही हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, और इसे ही हम ग्राउंड स्टेट भी कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी पार्टिकल को इस 0 से a विड्थ वाले बॉक्स के अंदर बांध देते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग n कैन बी 0, यानी कि पार्टिकल की एनर्जी 0 भी हो सकती है। इसका मतलब पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कहीं पर स्थिर भी पड़ा रह सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम पार्टिकल को स्थिर मान लें, यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी को 0 मान लें, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग दिस h अपॉन mv दैट इज 0, hence लैम्डा वुड बी इन्फिनिटी। इसका मतलब पार्टिकल जो वन डायमेंशनल बॉक्स 0 से a के बीच में वो बंधा हुआ पार्टिकल अगर इस बॉक्स में गति कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ भी हमें इन्फिनिटी मिलेगी, जो कि एक यूजलेस रिजल्ट है कि वेवलेंथ इन्फिनिटी नहीं हो सकती। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर बंधे हुए पार्टिकल की 0 पॉइंट एनर्जी का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग 0 पॉइंट एनर्जी 0 होती है, लेकिन उसकी वजह से लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट जाती है, दैट इज इम्पॉसिबल रिलेशन। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी रीजन के अंदर बंधे हुए पार्टिकल की एक डेफिनेट 0 पॉइंट एनर्जी होती है, और वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए इस 0 पॉइंट एनर्जी का वैल्यू h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर के बराबर मिलता है। आपको सारे स्टेप्स में एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। द स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन इज, सबसे पहले आपको पोटेंशियल को डिफाइन करना है।
पोटेंशियल को डिफाइन करने के बाद में आपको उस रीजन के अकॉर्डिंग एक डेफिनेट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने के बाद में आपको उस श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो भी आपके पास में कांस्टेंट्स आ जाते हैं आपको उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें डेफिनेट बाउंड्री कंडीशंस को लगाना है, जिससे हमें वेव फंक्शन मिलेगा, और उसी वेव फंक्शन की मदद से हम आइगन फंक्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम आगे की सारी ही एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।